हेलो गाइस एंड वेलकम टू ओनली आईएएस। देखिए गाइस, रिसेंट में आपने एक न्यूज़ सुनी होगी कि हमारे यहाँ पर ऑयल के प्राइजेस 120 रुपये तक होने वाले हैं। इसके साथ ही साथ कुछ इकोनॉमिस्ट ऐसा भी प्रेडिक्ट कर रहे हैं कि इंडिया कुड एंटर इनटू अ कंडीशन ऑफ स्टैगफ्लेशन जस्ट बिकॉज इन्फ्लेशन इज इंक्रीजिंग एंड दी इकोनॉमी इज नॉट ग्रोइंग इन दैट पेस दैट वी एक्सपेक्टेड आफ्टर कोविड। ठीक है, सो स्टैगफ्लेशन की कंडीशन बन सकती है and these two events are interconnected. Fine, so we will discuss these two topics in this video in detail, and this video will be important for your prelims as well as mains examination, so please have an eye on this video. But before starting the video, I would like to tell you something about our Tejas program. It is going to start from 14th of March 2022 और इसमें आपको मिलेंगे 250 प्लस आवर्स ऑफ वीडियो लेक्चर्स, जिसमें आपको जीएस के, करंट के और इवन सीसेट के लेक्चर्स भी प्रोवाइड किए जाएंगे। ठीक है, इसके साथ आपको मिलेगी टेस्ट सीरीज, रेगुलर टॉपिक बेस्ड टेस्ट, प्रीलिम स्टडी मटेरियल, प्रीलिम स्ट्रैटेजी एंड एलिमिनेशन मेथड एंड वीकली डाउट सेशंस। फाइन, सो यू कैन ज्वाइन दिस कोर्स और दिस कोर्स बाय कॉन्टैक्टिंग ऑन these details. So now let's come back to our topic, that is the prices in the Indian market are going to rise very soon. तो गवर्नमेंट ने भी इसका कुछ ना कुछ तो रीज़न दिया होगा ना, बिकॉज जनता की तरफ तो अकाउंटेबल हैं। तो क्या रीज़न दिया गवर्नमेंट ने? एज यूजुअल कि भाई इंटरनेशनल मार्केट में प्राइजेस बढ़ने वाले हैं क्रूड ऑयल के, तो हमें यहाँ पर पेट्रोल के प्राइसेस बढ़ाने पड़ेंगे। ठीक है, तो सर ये बताइए कि इंटरनेशनल मार्केट में प्राइजेस क्यों बढ़ रहे हैं क्रूड ऑयल के? सी रीज़न इज़ वेरी सिंपल, यू ऑल नो दैट इज़ रशिया यूक्रेन वॉर। तो भाई रशिया यूक्रेन वॉर से पेट्रोल का क्या लेना देना है? पेट्रोल का लेना देना है, पता है क्या लेना देना है? बिकॉज जो रशिया है ना, Russia is actually the second largest oil producer in the world. I am telling oil producer in the world, second वाला। ठीक है, अब देखिए यूएस ने क्या किया है, रशिया के ऊपर लगा दिए सेंक्शन कि भाई हम अब तो आपसे तेल नहीं लेंगे जस्ट बिकॉज आपने यूक्रेन के ऊपर अटैक कर दिया है। तो अभी तक क्या था, कंडीशन वॉज लाइक दैट कि डिमांड एंड सप्लाई बैलेंस थी। ठीक है, तो देयर वॉज अ फिक्स्ड प्राइस इन द इंटरनेशनल मार्केट। जैसे मान लीजिए कभी 30 से 50 बैरल के आसपास, दैट मीन्स $30 से $50 पर बैरल के आसपास ये प्राइस चल रहा था। ठीक है, बिकॉज सप्लाई एंड डिमांड वर इन इक्विलिब्रियम कंडीशन। बट हुआ क्या, यूएस ने बोला कि भाई हम आपसे तेल नहीं लेंगे, तो मतलब कुछ सप्लाई हो गई कम, ये सप्लाई हो गई कम और डिमांड रह गई उतनी की उतनी। ठीक है, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, जब डिमांड उतनी ही रह गई और सप्लाई कम हो गई, सो दिस गिव्स टू द कंडीशन ऑफ इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन क्या होता है? राइज इन प्राइस प्लस फॉल इन परचेजिंग पावर ऑफ द करेंसी इज कॉल्ड एज इन्फ्लेशन। समझ में आया? बिल्कुल भी नहीं। चलो नाउ लेट्स टेक वन एग्जाम्पल, अब समझ में आएगा। देखिए, सी सपोज करिए आई एम अ शॉपकीपर एंड माई नेम इज कमलेश एंड आई हैव 3 फ्रेंड्स इन माई ग्रुप। वन इज उत्कर्ष और ये थोड़ा चोर किस्म का फ्रेंड है, कुछ भी चुरा लेता है ये। ठीक है, ऐसा मान के चलिए। और यहाँ पर 2 बेस्ट फ्रेंड्स हैं, वन इज श्वेता एंड वन इज अपूर्वा। दे आर दैट मीन्स बेस्ट फ्रेंड। ये लोग अब एक दूसरे के लिए कुछ भी कर सकते हैं, इतने वाले बेस्ट फ्रेंड है ये लोग। ठीक है, अब देखिए मैं शॉपकीपर हूँ तो मेरे पास 4 चॉकलेट्स हैं। ठीक है, और हर एक चॉकलेट का प्राइस है ₹10। अब मेरा चोर फ्रेंड क्या किया कि 3 चॉकलेट यहाँ से चुरा के भाग गया, तो अब मेरे पास बची सिर्फ और सिर्फ 1 चॉकलेट। ठीक है, वो भी 10 रुपये की। अब ये दोनों बेस्ट फ्रेंड हैं, अब ये लोग मेरे पास चॉकलेट मांगने हैं कि भैया, ओ नो भैया वोंट सूट मी ना, सर इट विल बी गुड। हाँ तो ठीक है, अब ये दोनों मेरे पास चॉकलेट मांगने हैं कि सर मुझे आप 2 चॉकलेट दे दीजिए टुडे, लाइक वी वांट टू सेलिब्रेट आवर फ्रेंडशिप डे। ठीक है, तो वो लोग चॉकलेट लेने आए। सो आई सेड कि भाई आई ओनली हैव 1 एंड आई कैन गिव दिस चॉकलेट टू 1 पर्सन ओनली। अब यहाँ पर इनकी फ्रेंडशिप सामने आ गई। तो श्वेता ने बोला कि नहीं यार, आप मुझे चॉकलेट दे दो, आई विल पे यू 12 रुपीज़ और लेट द अपूर्वा गो फ्रॉम ईयर। ठीक है, तो अपूर्वा सेड नहीं, आई विल गिव यू 14 रुपीज़। ठीक है, देन शी सेड आई विल गिव यू 16, देन शी सेड 18, देन शी सेड 20 एंड इट कैप्ट ऑन इंक्रीजिंग। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि आपने देखा पहले देयर वॉज प्रॉपर सप्लाई। ठीक है, प्रॉपर सप्लाई थी, बट जैसे ही सप्लाई कम हुई, जब उत्कर्ष ने 3 चॉकलेट चुराई, 1 चॉकलेट बची, मतलब सप्लाई यहाँ पर हो गई कम और डिमांड देखो उतनी की उतनी रह गई। 2 ही लोग डिमांड कर रहे हैं अभी भी। ठीक है, बट सप्लाई कम थी, डिमांड ज़्यादा थी, ऑटोमेटिकली इट इज़ कंडीशनल एंड इट इज़ एक्चुअल दैट मैंडेटरी कि भाई प्राइस बढ़ेंगे ही बढ़ेंगे।
ठीक है, दिस इज कॉल्ड एज इन्फ्लेशन, दिस कंडीशन इज कॉल्ड एज इन्फ्लेशन। प्राइस ऐसे ही बढ़ते हैं ना, सप्लाई कम हो गई और डिमांड एकदम से उतनी रह गई या फिर बढ़ गई, उस टाइम पे इन्फ्लेशन मार्केट में देखने को मिलता है। यहाँ पर आपने देखा कि राइज इन प्राइस हो रहा है, दिस इज कॉल्ड एज इन्फ्लेशन। बट ये सिर्फ और सिर्फ एक ही कंडीशन है। यहाँ पर एक और कंडीशन आपने देखी होगी कि प्राइस बढ़ने के साथ ही साथ जो करेंसी है उसकी परचेजिंग पावर भी बढ़ रही है। जैसे आप देखिए, एक टाइम था जिस टाइम पे 10 रुपये पे एक चॉकलेट आ रही थी, बट इस टाइम पे देखिए लोग 20 रुपये पे एक चॉकलेट लेके जा रहे हैं। तो मतलब हमारी रुपये की वैल्यू भी यहाँ पर घट रही है। तो इन्फ्लेशन में क्या होता है, सबसे पहली चीज़ होती है कि राइज इन प्राइस, दूसरा होता है जो परचेजिंग पावर होती है ना वो किसी भी इकोनॉमी की या करेंसी की, दैट विल फॉल डाउन। सो दिस इज इन्फ्लेशन। और सेम चीज़ यहाँ पर हुई कि क्या हुआ, रशिया की एकदम से ऑयल सप्लाई कम हो गई, डिमांड उतनी रह गई तो प्राइसेस बढ़ने लगे। तो दिस इज द रीज़न कि इंडियन मार्केट में भी प्राइसेस बढ़ेंगे। बट द क्वेश्चन कम्स कि अभी तक ऐसा क्यों नहीं हुआ, बिकॉज रशिया यूक्रेन वॉर को चलते हुए अप्रॉक्सीमेटली 10 दिन हो चुके हैं, बट अभी तक ऐसा क्यों नहीं हुआ है। देखिए, उसका रीज़न ये है कि जो हमारा सिस्टम है ना यार, इलेक्शन सिस्टम, उसके सामने हर किसी को झुकना पड़ता है। ठीक है, सब जानते हैं इस टाइम पे यूपी के इलेक्शन है और वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट इलेक्शन होता है। कोई भी गवर्नमेंट अफोर्ड नहीं करेगी कि वो लोग वहाँ पर हार जाएं, इसलिए गवर्नमेंट ने अभी तक ऑयल के प्राइसेस नहीं बढ़ाए हैं। ठीक है, तो इट इज़ फॉर श्योर जैसे ही यूपी के इलेक्शंस खत्म होंगे एंड एवरीथिंग विल टेक प्लेस, तो इट इज़ गारंटेड कि भाई प्राइजेस विल राइज। ठीक है, इसके साथ ही साथ एक और चीज़ होगी कि अगर गवर्नमेंट टैक्सेस कट नहीं करती है जो उसे करना चाहिए, तो अगर नहीं करती है तो फिर भाई हमारे यहाँ पर इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा बढ़ने वाला है। इवन देखिए जो ग्राफ है ये भी हमें यही बताता है कि जैसे जैसे ऑयल के प्राइसेस बढ़ते हैं उसी प्रकार से इंडिया में इन्फ्लेशन बढ़ता है, बिकॉज एवरीथिंग इज़ डिपेंडेंट ऑन ऑयल इन इंडिया। ठीक है, और हम 80% आप जानते हैं कि इंपोर्ट करते हैं ऑयल। और इवन ये भी प्रेडिक्ट किया गया है इकोनॉमिस्ट के द्वारा कि अगर मान लीजिए 10 रुपये का प्राइस राइज होता है ऑयल में या फिर पेट्रोल के प्राइजेस में, सो उस टाइम पे इंडिया पे जो CPI इन्फ्लेशन है, दैट इज़ द रिटेल इन्फ्लेशन, वो बढ़ के हो जाएगा अप्रॉक्सीमेटली 0.5% बढ़ जाएगा। ओके, और जो WPI इन्फ्लेशन है, दैट इज़ द होलसेल इन्फ्लेशन, इट विल राइज अराउंड 0.9%। सो कंडीशन इज गोइंग टू गेट वर्स इन मैटर्स ऑफ इन्फ्लेशन। देखिए, अब बस बात इन्फ्लेशन की नहीं है। ठीक है, एक और इंपॉर्टेंट चीज़ आती है इकोनॉमिक ग्रोथ। अभी देखिए रिसेंट में Q3 के डेटा रिलीज हुए हैं ऑफ द फाइनेंशियल ईयर 2021 टू 2022। उसमें आपने एक चीज़ नोटिस की होगी कि पिछले क्वार्टर्स के मुकाबले इंडिया में जो ग्रोथ रेट है इट इज़ डिक्रीजिंग। फाइन, नाउ व्हाट इज़ द रीज़न फॉर इट यार। देखिए, रीज़न इज़ वेरी सिंपल। इकोनॉमिस्ट ये बोल रहे हैं कि जो हमारे यहाँ पर प्रेडिक्ट किया गया था ना कि देयर विल बी अ वी शेप्ड रिकवरी आफ्टर दिस कोविड एंड ऑल एवरीथिंग ओमिक्रॉन, बट ऐसा देखने को नहीं मिल रहा है। यहाँ पर जो आपको बड़े बड़े पिलर्स देख रहे हैं, इसका रीज़न ये बताया जा रहा है कि इट वॉज जस्ट अ फेस्टिव सीजन। फेस्टिव सीजन में इंडिया में शॉपिंग होती है, जिसकी वजह से यहाँ पर आपको इकोनॉमिक ग्रोथ देखने को मिली। बट जैसी कंडीशन स्टेबलाइज हो रही है तो यहाँ पर ऑटोमेटिकली नॉर्मल ग्रोथ रेट देखने को मिल रही है। ठीक है, जितना एक्सपेक्टेड था उतना देखने को नहीं मिल रही है। तो एक तरफ तो आप देख रहे हैं कि इन्फ्लेशन इज़ ऑन राइज, दूसरी तरफ इकोनॉमी की जो ग्रोथ है इट इज़ मोर और लेस स्टैगनेंट काइंड ऑफ ग्रोथ, नॉट स्टैगनेंट एक्चुअली, देयर इज़ अ ग्रोथ, बट जिस तरह से पेस होनी चाहिए जो पेस है वो देखने को नहीं मिल रही है। जैसे एक टाइम पे 8 से 9% पे चल रही थी, अब वो बहुत ही कम पेस देखने को मिल रही है। ठीक है, तो ये दो कंडीशंस देखने को मिल रही है। अब देखिए क्या होता है, जैसे ही इकोनॉमिक ग्रोथ बढ़ती है घटती है, उसका इम्पैक्ट पड़ता है प्रोडक्शन पे। देखिए, आप सभी जानते हैं ग्रोथ इज मोर और लेस प्रोडक्शन। जितनी ग्रोथ है उतना फैक्ट्री में प्रोडक्शन हो रहा है, जितना प्रोडक्शन हो रहा है उतनी इंप्लॉयमेंट होगी। देखिए, आप ऐसा समझिए कि एक फैक्ट्री है, वहाँ पर प्रोडक्शन बढ़ाना है हमें, तो क्या करना है, मतलब नए लेबर लगाने पड़ेंगे ना, नई मशीन लगानी पड़ेगी, मतलब एम्प्लॉयमेंट बढ़ाएंगे, है ना। बट जैसे ही ग्रोथ कम होगी तो सिंपल सी बात है प्रोडक्शन कम होगा, तो इन लोगों को बाहर निकालना पड़ेगा, मतलब अनएम्प्लॉयमेंट विल राइज। ठीक है, एंड दीज टू कंबाइंड चीज़ों को हम बोलते हैं स्टैगफ्लेशन। स्टैगफ्लेशन का क्या मतलब होता है, देखो अच्छे से देखना, स्टैगफ्लेशन दैट इज दी स्टैगनेंट ग्रोथ एंड इन्फ्लेशन। देखिए, नॉर्मली क्या होता है ना कि जैसे ही इन्फ्लेशन बढ़ता है तो इकोनॉमी ग्रोथ भी बढ़ती है। क्यों? बिकॉज मार्केट में डिमांड बढ़ रही है। इन्फ्लेशन मतलब क्या होता है, डिमांड बढ़ रही है। देखिए, मैंने आपको अपना एग्जाम्पल दिया था लास्ट वाला, आपको याद होगा, श्वेता थे, अपूर्वा थे। ठीक है, तो लोगों ने 2 चॉकलेट की डिमांड की, बट मेरे पास एक ही थी। तो मैं यहाँ पर ऐसा भी कर सकता था ना कि अब मैं बोलूँगा नहीं भाई चॉकलेट अपन और बनाते हैं, बिकॉज अब इन लोगों को चाहिए, फिर बाद में किसी और को चाहिए होगी। तो जब डिमांड बढ़ रही तो मैं सप्लाई भी बढ़ाने की कोशिश करूँगा ना, ऐसा तो नहीं बस लेके बैठ जाऊँगा, नहीं भैया जिसको इतने में लेना हो ले लो, अदरवाइज
गो टू हेल, आई डोंट केयर, ऐसा कुछ नहीं कर सकते ना। इंस्टेड ऑफ दैट हम सप्लाई बढ़ाएंगे, तो सेम जैसे इन्फ्लेशन बढ़ता है ना तो सप्लाई बढ़ाई जाती है। तो मतलब सप्लाई बढ़ा रहे हैं मतलब इकोनॉमिक ग्रोथ कर रहे हैं, इकोनॉमिक ग्रोथ कर रहे हैं मतलब प्रोडक्शन कर रहे हैं, ठीक है। प्रोडक्शन कर रहे हैं मतलब एम्प्लॉयमेंट को हम आगे बढ़ाएंगे, रोजगार बढ़ेंगे। लेकिन यहां पर क्या कंडीशन हो रही है कि भाई एक तो इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा है, दूसरी तरफ आपकी ग्रोथ नहीं बढ़ रही है। ये कैसे हो सकता है? ये तो बिल्कुल रिवर्स है। नॉर्मल थ्योरी क्या बोलती है? इन्फ्लेशन बढ़ेगा, डिमांड बढ़ेगी, ठीक है। डिमांड बढ़ेगी तो यहाँ से सप्लाई भी बढ़ाई जाएगी, सप्लाई बढ़ रही है मतलब प्रोडक्शन बढ़ रहा है, प्रोडक्शन बढ़ रहा है मतलब एम्प्लॉयमेंट बढ़ रही है। तो यहाँ पर ये उल्टा कैसे हो रहा है यार? मतलब कि देखो यहाँ पर इन्फ्लेशन बढ़ रही है लेकिन इकोनॉमिक ग्रोथ इज टोटली स्टैग्नेंट, मतलब यू आर गेटिंग वर्स ऑफ द टू। मतलब ग्रोथ इज ऑल्सो नॉट देयर तो मतलब एम्प्लॉयमेंट इज ऑल्सो नॉट देयर, साथ ही साथ इन्फ्लेशन है वो अलग। या तो एक चीज़ कर लो, या तो भैया ग्रोथ ही कर लो या फिर इन्फ्लेशन ही कर लो। आपको मतलब यू आर नॉट सेटिस्फाइड इन बोथ द थिंग्स, मतलब यू आर गिविंग द वर्स्ट ऑफ द टू। मतलब आप हमें इन्फ्लेशन भी दे रहे हो और ग्रोथ भी नहीं दे रहे हो, ठीक है। इन्फ्लेशन मिल रहा है मतलब प्राइस इज राइजिंग, साथ ही साथ ग्रोथ भी नहीं है, ठीक है। जब ग्रोथ नहीं है तो क्या होगा भाई? सिंपल सी बात है, एम्प्लॉयमेंट नहीं होगी, मतलब लोगों के पास पैसे नहीं आएंगे, लोग चीज़ों को और नहीं खरीद पाएंगे, और इन्फ्लेशन बढ़ेगा और इन्फ्लेशन बढ़ेगा और इन्फ्लेशन बढ़ेगा, इकोनॉमी और डाउन होगी, इकोनॉमी और डाउन होगी। सो दिस इज द वर्स्ट कंडीशन दैट एनी इकोनॉमी कैन फेस। सो माई क्वेश्चन इज, क्या कभी ऐसा हुआ है कि पूरे वर्ल्ड ने स्टैगफ्लेशन को फेस किया? देखिए, देयर वाज अ रिस्क इन 1971, ठीक है। आप सभी को याद होगा 1971 में गल्फ वॉर हो रहे थे, ठीक है। और उस टाइम पे इवन यूरोप की, यूएस की, सबकी इकोनॉमी ऑयल के ऊपर ही डिपेंडेंट थी। आज थोड़े बहुत फ्री हो गए बट नॉट दैट मच, बट ऑयल के ऊपर दे वर डिपेंडेंट, ठीक है। और उस टाइम पे एक कार्टेल फॉर्म किया सारे के सारे लाइक मिडिल ईस्ट एंड ऑयल प्रोड्यूसर नेशन ने। उन्होंने क्या किया, एकदम से ऑयल के प्राइसेस बढ़ा दिए। कैसे? सप्लाई कम करके, मतलब ड्रास्टिकली उन्होंने सप्लाई रिड्यूस कर दी, फैक्ट्री में ताला लगा दी, भाई ऑयल को हम प्रोड्यूस नहीं करेंगे। अब जब देखिए यूरोपियन कंट्री में ऑयल नहीं पहुंच रहा है और उनकी इकोनॉमी वाज आल्सो ऑयल डिपेंडेंट, तो ऑटोमेटिकली क्या हुआ, इन्फ्लेशन उनके यहाँ बढ़ गया। बिकॉज चलता तो सब कुछ ट्रांसपोर्ट से है, ट्रांसपोर्ट किससे चलता? ऑयल से। तो वहाँ पर क्या हुआ, ऑयल की कमी से इन्फ्लेशन बढ़ गया। प्लस दूसरी चीज़ और हुई, उनकी फैक्ट्रीज भी ऑयल से चलती थी, तो मतलब प्रोडक्शन भी कम हो गया, ठीक है। प्रोडक्शन कम होगा मतलब इकोनॉमिक ग्रोथ कम हुई, ठीक है। मतलब इकोनॉमिक ग्रोथ नहीं है, साथ ही साथ इन्फ्लेशन बढ़ रहा है, इसी को हम स्टैगफ्लेशन बोलते हैं, ठीक है, जो अभी तक मैंने समझाया आपको, ठीक है। सो दिस इज द कंडीशन व्हाट इकोनॉमिस्ट आर प्रेडिक्टिंग इन इंडिया। सो व्हाट डू यू से कि क्या स्टैगफ्लेशन है इंडिया में? और देखिए, ऐसा पहली बार नहीं हो रहा है। अगर आप देखेंगे 2019 में भी इस कंडीशन को प्रेडिक्ट किया गया था कि इंडिया इज़ नाउ इन क्लासिक स्टैगफ्लेशन टेरिटरी। सेम आप देखिए 2020 में ये बोला गया था कि भाई इंडिया कोड एंटर इनटू स्टैगफ्लेशन, ठीक है। और अब दोबारा ये जो वर्ल्ड बैंक चीफ इकोनॉमिस्ट हैं कौशिक बसु, उन्होंने बोला है कि इंडिया रिस्क स्टैगफ्लेशन, ग्रोथ कंसंट्रेटेड एट टॉप बैंड। सो टेल मी, इज इंडिया अंडर स्टैगफ्लेशन और नॉट? देखिए, स्टैगफ्लेशन की दो कंडीशन है कि इकोनॉमी स्टैगनेंट कर जाए, इकोनॉमिक ग्रोथ स्टैगनेंट कर जाए, प्लस इन्फ्लेशन परसिस्टेंट हो। तो देखिए, इंडिया में जो भी इन्फ्लेशन है वो अभी परसिस्टेंट नहीं है, ठीक है। इंडिया में किसी ना किसी रीज़न की वजह से इन्फ्लेशन बढ़ा। जैसे कि अगर आपको याद होगा 2020 और 2019 में क्या हुआ था, एकदम से फूड के प्राइसेस बढ़ गए थे, तो उस टाइम पे जो CPI था वो 7% के आसपास चल रहा था। बट जैसे ही फूड के प्राइसेस नॉर्मलाइज हुई, सप्लाई एकदम से बढ़ गई, दोबारा मार्केट में नॉर्मल हो गई, तो CPI फिर से डाउन टर्न पे आ गया। तो उस टाइम पे तो आई थिंक वी वर नॉट एट द कंडीशन ऑफ स्टैगफ्लेशन, बिकॉज इन्फ्लेशन परसिस्टेंट नहीं है। इस टाइम पे भी आप प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि अगर रशिया यूक्रेन वॉर लंबे समय के लिए नहीं चलता है और रशियन सप्लाईज दोबारा रिस्टोर कर दी जाती हैं, सो देयर वोंट बी एनी परसिस्टेंट इन्फ्लेशन। या फिर हम दूसरा ऑप्शन ये है कि मिडिल ईस्ट या फिर किसी और अफ्रीकन कंट्री से बात करके अपने यहाँ पर ऑयल का सप्लाई बढ़वा लें। तो ये एकमात्र कंडीशन है जिससे कि हम इन्फ्लेशन को अवॉइड कर सकते हैं। और दूसरा, इफ यू टॉक अबाउट द इकोनॉमिक ग्रोथ, तो देखिए एक्चुअल में हुआ क्या है ना, कोविड के बाद ट्रेंड हैज़ चेंज्ड, ठीक है। जो 8% 9% वाला, इट इज़ नॉट पॉसिबल at this moment in an economy, so that economists should also understand, like this is not my point of view, ठीक है। मैंने आपको एक पॉइंट ऑफ व्यू बताया कि ये लोग बोल रहे हैं कि नहीं यार इंडिया में इकोनॉमिक ग्रोथ नहीं हो रही है, ठीक है। वहीं दूसरा सेक्शन ये बोल रहा है कि अदर इकोनॉमिस्ट शुड ऑल्सो अंडरस्टैंड कि भाई ट्रेंड जो है इकोनॉमिक ग्रोथ का चेंज हो चुका है। अब 8 से 9% कोविड के बाद इट इज़ नॉट पॉसिबल बिकॉज द इंटरनेशनल मार्केट इज ऑन अ हिट। अगर आप इफ़ यू आर स्टिल गेटिंग 5 to 6% दैन इट इज़ द बेस्ट ग्रोथ। तो इंडिया में भले उनके मुकाबले ग्रोथ रेट कम हो रही है, मतलब
जिस पेस पे ग्रोथ रेट बढ़ती थी वो कम हो रही है, बट स्टिल इंडिया इज एक्सपीरियंसिंग आ ग्रोथ, प्रोडक्शन बढ़ रहा है और धीरे धीरे इट विल स्टेबलाइज। ठीक है, तो वी कैन नॉट से कि इंडिया इज अंडर स्टैगफ्लेशन। ठीक है, और इसके बाद बट वन रिस्क इंडिया में भी देखने को मिल रहा है कि जो इकोनॉमिक ग्रोथ हो रही है ना, वो अभी भी अपर सेक्शन के द्वारा हो रही है। ठीक है, जो गांव में, विलेज में जहाँ पर कभी ग्रोथ देखने को मिलती थी वो रियल में काफ़ी कम हो गई है। मतलब वहाँ पर लाइक प्रोडक्शन हैज़ डिक्रीज्ड, इसमें कोई डाउट नहीं है। लोगों की परचेजिंग पावर भी वहाँ पर डिक्लाइन हुई है जस्ट बिकॉज कि कोविड ने बहुत बेकार तरीके हिट किया है। तो इट इज़ गवर्नमेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी कि भाई गवर्नमेंट वहाँ पर दोबारा एम्प्लॉयमेंट प्रोड्यूस करे, वहाँ पर परचेजिंग पावर बढ़ाए। अदरवाइज एट वन और दी अदर पॉइंट स्टैगफ्लेशन विल हिट द इकोनॉमी एंड दिस विल बी वर्स्ट फॉर इंडियन इकोनॉमी। ठीक है, ओके, सो हियर वी एंड द वीडियो। आई होप यू मस्ट हैव अंडरस्टूड द वीडियो एंड अगर आपके डाउट होते हैं यू कैन आस्क इन द कमेंट सेक्शन। टिल दैट टाइम, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे एंड जय हिंद।